Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. I hope all of you are in the best of your health. I hope आप सबको इससे पिछला लेक्चर जिसमें हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को थोड़ा सा डिस्कस किया था उसकी हल्का पतला उसकी समझ में आ गई होगी। आज हम उसी लेक्चर पर थोड़ा सा बिल्डअप करेंगे जिसमें कल वाले लेक्चर के ही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे यूज़ होंगे। प्लस आज हम उसके अलावा इंटरनल रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे एंड हम आज देखेंगे कि मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या होता है एंड वी विल एंड आवर लेक्चर एट व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक हो गया, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल हमने इंटरनल रेजिस्टेंस वाले टॉपिक के ऊपर छोड़ा था, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाने रह गए थे। आज हम थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस को हल्का सा टच करेंगे, उसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके एंड देन विल मूव ऑन टू मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आता है और फिर उसके बाद हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। द क्वेश्चन सेज द वोल्ट मीटर रीड्स 5 वोल्ट्स। आपको एक सर्किट दे दिया गया है, एक बैटरी है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी, और बाहर एक्सटर्नल सर्किट में एक 10 ओम का रेजिस्टर लगाया गया है और आपको कहा जाता है कि इस वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो है 5 वोल्ट्स। ठीक है, 5 वोल्ट्स। तो आप बताएं व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इफ द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज 8 वोल्ट्स। अब 8 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन वोल्ट मीटर जब जोड़ा है उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस तो हमें 5 वोल्ट की रीडिंग दे रहा है वोल्ट मीटर। इसका मतलब है कि हम बात कल भी कर चुके हैं कि वोल्ट मीटर जब आप जोड़ते हैं एक बैटरी से, एक ऐसी बैटरी से जो एक्सटर्नल सर्किट के साथ जुड़ी हुई है और एक्सटर्नल सर्किट में करंट ड्राइव करवा रही है, यहाँ पर करंट जो है ये ड्रॉ किया जा रहा है एक्सटर्नल सर्किट में इस बैटरी से। तो इस केस में जब हम वोल्ट मीटर लगाते हैं बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस तो वोल्ट मीटर हमें क्या देता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब है कि अगर हम फॉर्मूला देखें वी डी इज इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई आर, यही फॉर्मूला था ना हमारा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ई एम एफ बाय एन अमाउंट आई आर, वेयर आई इज द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट एंड आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। हमें अभी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता, हमें करंट भी नहीं पता एक्सटर्नल सर्किट में, लेकिन हमें ईएमएफ दे दी गई है और हमें वोल्ट मीटर की रीडिंग दे दी गई है जो कि होगी वीडी यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर हमने 5 वोल्ट लिख दिया, ईएमएफ की वैल्यू है 8 माइनस आई आर। अब अगर हम आर मालूम करना चाहते हैं तो वी शुड नो दिस करंट। ठीक है ना। अब करंट चूंकि ये सारा का सारा सीरीज सर्किट है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस जो आपस में सीरीज में जुड़ी हुई हैं, तो हम इसका करंट मालूम कर लें, वही उसका करंट होगा, वही यहाँ पर करंट होगा, वही यहाँ पर करंट होगा, सारा का सारा पूरे के पूरे सर्किट में वही करंट होगा। ठीक है, तो आप इस रजिस्टर के अक्रॉस का जो करंट है वो मालूम कर लें। ठीक है, वही सारे के सारे सर्किट का करंट कहलाएगा। इस रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट होगा वो हम कैसे मालूम करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। ठीक है, इस फार्मूले का क्या मतलब होता है कि अगर आपने किसी रजिस्टर के अक्रॉस करंट मालूम करना है तो उस रजिस्टर के अक्रॉस की पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड कर दें उसको उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस के ऊपर। अब इस रजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस यही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही है। हमने कल बात की थी कि बैटरी जितनी ईएमएफ सप्लाई करती है, बैटरी 8 वोल्ट दे रही है और वोल्ट मीटर हमारा 5 वोल्ट रीड कर रहा है। इसका मतलब है एक्सटर्नल सर्किट को जो वोल्टेज मिल रही है वो 5 वोल्ट्स है। 8 में से 5 वोल्ट एक्सटर्नल सर्किट को मिल रहा है। एक्सटर्नल सर्किट में एक ही रजिस्टर है, इसी को ही मिल रहा है 5 वोल्ट। बाकी 3 वोल्ट किधर गया, बाकी 3 वोल्ट इधर चला गया। ठीक है, तो अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट मालूम कर लें I इज इक्वल टू वी ओवर आर करके। ठीक है, इस इंटरनल रेजिस्टेंस को कितनी वोल्टेज मिल रही है, 8 में से 5 गया, बाकी 3 वोल्ट इस इंटरनल रेजिस्टेंस को मिल रहा है। ठीक है ना, 3 वोल्ट का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। तो या तो आप इस तरह से कर लें, यहाँ पर इसकी जगह 3 लगा दें, नीचे इंटरनल रेजिस्टेंस जितनी हो उससे भी आपके पास करंट आ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, किधर से लाएं, वही तो मालूम करनी है। हम फिर इस सर्किट इस रजिस्टर को यूज करते हैं। अब आपने क्या करना है, इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप इसको मिल रहा है डिवाइडेड बाय इसकी रेजिस्टेंस हमें पता है, उसकी नहीं पता थी, तो हम इसीलिए यहाँ पर इस सर्किट के ऊपर ये ओहम्स लॉ लगा रहे हैं। इस रजिस्टर के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस है 5 वोल्ट और रेजिस्टेंस इसकी क्या है 10 ओम, तो क्या होगा 1/2 आ जाएगा या 0.5 एम्पियर्स। अब 0.5 एम्पियर्स ही इसके अक्रॉस जो है क्या है,
करंट है, यही करंट पूरे के पूरे सर्किट में दौड़ रहा है। अब यहाँ पर एक जुगाड़ भी है आपके पास कि आप डायरेक्टली इंटरनल रेजिस्टेंस वहां से मालूम कर सकते हैं। आपके पास ओहम्स लॉ है, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट वहां से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास करंट आ गया तो हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, यही वैल्यू होगी ना। V क्या है हमारे पास, V है 3 वोल्ट, हमने कहा कि इंटरनल रेजिस्टेंस 3 वोल्ट ले रही है, 8 में से 5 इधर चला गया, 3 इंटरनल रेजिस्टेंस में, इज इक्वल टू करंट हमने मालूम कर लिया 0.5 मल्टीप्लाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, दैट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 0.5, या हम कह सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। किसी चीज को हाफ पर डिवाइड करने का मतलब है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6 ओहम्स। अब हम इसी चीज को वेरीफाई करते हैं इस इक्वेशन में डाल के, ताकि पता चले कि वाकई ये जो हमने जुगाड़ लगाया छोटा सा इस फार्मूले से बचने के लिए, क्या वो ठीक है कि नहीं है। अब यहां पर आ जाएं आप, जहां पर आप वैल्यू पुट कर दें इसकी, वही सेम ही वैल्यू आनी है ऑब्वियसली। 5 इज इक्वल टू 8 माइनस करंट कितना निकाला है हमने 0.5 और इंटरनल रेजिस्टेंस। इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दें तो क्या आ जाएगा, 8 माइनस 5 आ जाएगा, ये 5 उधर आके माइनस हो गया, ये माइनस 0.5 आर उधर जाके पॉजिटिव हो गया, तो 0.5 आर, ठीक है। 0.5 आर इज इक्वल टू 8 माइनस 5 क्या आ गया 3, आर इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 0.5, ये वही वैल्यू है। 3 डिवाइडेड बाय 0.5 का मतलब है 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगी 6 ओहम्स, सेम वैल्यू है, ठीक है। तो आपको ये वाला जुगाड़ भी आना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका जो है, क्योंकि हम इंटरनल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात यही है कि आप ये वाला ही फॉर्मूला लगाएं। ये अच्छा बात नहीं है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगेन आप वीडियो को पॉज करें और इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करते हुए आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। So, when a resistance of 2 ohms is connected across a battery of EMF E, current is found to be 0.5 amperes, ठीक है। बैटरी का EMF है E, इसके अक्रॉस एक रेजिस्टर जोड़ दिया, इसका EMF है E, रेजिस्टर इसके अक्रॉस जोड़ दिया 0.5 एम्पियर्स का, सॉरी रेजिस्टर इसके अक्रॉस जोड़ दिया 2 ओम का, और करंट उसमें से है 0.5 एम्पियर्स। ये 2 ओम और करंट है 0.5 एम्पियर्स, ठीक है। बैटरी की यहाँ पर हम छोटी सी एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी बना देते हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है R, ठीक हो गया। अब वो कहता है उसके बाद क्या किया हमने, ये 2 ओम का रेजिस्टर हटा दिया, उसकी जगह 5 ओम का रेजिस्टर लगा दिया, तो तब क्या हुआ, वही बैटरी EMF है, वही उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, लेकिन अब हमने रेजिस्टर बड़ा लगा दिया है। अब इसमें से करंट क्या है 0.25 एम्पियर। ऑब्वियसली आपने रेजिस्टर बड़ा लगा दिया तो करंट वो कम ड्रॉ करेगा बैटरी से, ठीक है ना। यह 5 ओम का रेजिस्टर है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, EMF मालूम करनी है आपने, ठीक है। अब इन दोनों केसेस के ऊपर आप वही EMF वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करें। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पहले मैं व्हाइट वाला उसको करता हूं, EMF इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस IR होता है ना, ठीक है। यही फार्मूला आप उधर भी लगाएं, EMF इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस IR, ठीक है। ये I2 है और ये VT2 है। EMF दोनों केसेस में सेम है, बैटरी तो सेम है, लेकिन करंट इधर और है उधर और है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी इधर और उधर सेम ही है, ठीक है ना। रेजिस्टर और करंट चेंज हुआ, तो इसलिए हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर दिया और करंट को चेंज कर दिया। यहां पर भी आप क्या लिखेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये VD2 था, ये है VD1 और I1, ठीक है। अब हम इसको जो है सॉल्व करने वाले हैं, इसमें वैल्यूज पुट करें। EMF का हमें नहीं पता, हमने मालूम करना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। इसी को फार्मूले को दोबारा अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो ये फार्मूला कुछ इस तरह का बनता है, R प्लस R, राइट। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, VD1 ये बराबर होगा I1 R1, ऐसे ना। तो ये I1 और R1 ये हमने इस तरह से इसको लिख दिया, I1 R1 VD1 की जगह पुट किया, I कॉमन लेके R1 प्लस R लिख दिया। यही काम आप यहां पर भी कर सकते हैं। यहां पर I2 होगा, करंट डिफरेंट है, इनटू रेजिस्टर भी यहां पर डिफरेंट है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस वही सेम है। तो ऊपर वाले इक्वेशन को छोड़ के आप नीचे वाले इक्वेशन को आप फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कीजिए। I1 क्या था पहले वाले केस में 0.5,
रेजिस्टर क्या था 2 ओम का, प्लस ये अंदर वाले रेजिस्टर का हमें रेजिस्टेंस का हमें नहीं पता। यहां पर वही काम करें। अब करंट क्या था 0.25, रेजिस्टर कितना था 5 ओम का, इंटरनल रेजिस्टेंस का हमें नहीं पता। 0.25 का मतलब होता है 1/4 और 0.5 का मतलब होता है 1/2। तो हमने यूं लिख दिया। अब ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो 2E इज इक्वल टू 2 प्लस आर, ये होगी इक्वेशन 1। इस 4 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो 4E इज इक्वल टू 5 प्लस आर, ये हो गई इक्वेशन 2। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दें तो क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और साइड पे ले जाता हूं, ठीक है। अब हमारे पास क्या था 4E इज इक्वल टू 5 प्लस आर, नीचे था 2E इज इक्वल टू 2 प्लस आर, ठीक है। अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं रही। इन दोनों इक्वेशंस को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस कर देना। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आर है, आर से आर माइनस आर 0 हो गया। 5 माइनस 2 क्या हो गया 3 हो गया। 4E माइनस 2E क्या हो गया 2E हो गया। तो EMF क्या हो गई 3/2 वोल्ट्स, यानी कि 1.5 वोल्ट्स, ठीक हो गया। इस तरह से आप इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि EMF क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस का आपको नाम भी पता हो तो। आगे आ जाएं। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद फिर हम इससे नेक्स्ट अपना थ्योरी पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच बैटरी। इस बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, इस बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब है कि आपने बेसिकली VD टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना है हर बैटरी के अक्रॉस। यानी कि पूछना ये चाह रहा है कि अगर हम इधर वोल्ट मीटर लगा दें को तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी, या अगर हम इधर वोल्ट मीटर लगा दें तो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी। तो ये वोल्ट मीटर हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने ये इस्टेब्लिश कर लेना है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब एक 24 वोल्ट की बैटरी है, एक 6 वोल्ट की बैटरी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल उसके पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया है। 24 वोल्ट वाली बैटरी कोशिश करेगी कि करंट की डायरेक्शन हो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ये आई करंट ड्यू टू 24 वोल्ट्स वाली बैटरी की डायरेक्शन है। और 6 वोल्ट वाली बैटरी चाहेगी कि करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो। दिस इज द करंट ड्यू टू 6 वोल्ट बैटरी, I6 मैं इसको लिख रहा हूँ। अब जीतेगा वो जिसके हाथ में लाठी है, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो 24 वोल्ट्स वाली बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस वो ज़्यादा दे रही है, ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है, ऑब्वियसली वो जीत जाएगी, ठीक है ना। तो करंट की डायरेक्शन नेट क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज ही, जिस डायरेक्शन में ये वाली बैटरी ड्राइव करना चाह रही है, ठीक हो गया। अब करना हमने इस तरह से है कि हमने पोटेंशियल ड्रॉप इस बैटरी के और उस बैटरी के अक्रॉस अगर मालूम करना है तो दोनों की इक्वेशन लिख लें। पोटेंशियल ड्रॉप ये मैं पहली के लिए लिख रहा हूँ, EMF माइनस IR, ठीक है ना। करंट की डायरेक्शन क्या है इस तरफ है, तो इसके लिए करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम दिस बैटरी, इक्वेशन ये बनेगी। अब दूसरी बैटरी है, उसके लिए मैं ब्लू में लिख रहा हूं EMF प्लस IR। क्यों, हमने कल एक चीज पढ़ी थी कि जब करंट की डायरेक्शन बैटरी की डिजायर्ड डायरेक्शन के ऑपोजिट हो तो इसका मतलब है कि वो बैटरी चार्ज हो रही है, ठीक है ना। अब करंट असूलन इस तरफ फ्लो करना चाहिए था इस बैटरी के मुताबिक, लेकिन इस बैटरी के अकॉर्डिंगली करंट नहीं बह रहा, उसके ऑपोजिट बह रहा है। तो ये बैटरी बेसिकली अब इसके थ्रू चार्ज हो रही है। तो कोई भी चार्ज जो यहाँ से गुजरेगा, बैटरी में से गुजरेगा, ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी, वो इस बैटरी के उस टर्मिनल से निकलेगा तो एनर्जी ले के नहीं निकलेगा, एनर्जी बैटरी को दे के निकलेगा। तो बैटरी के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप भी जो है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी बैटरी भी बेसिकली एनर्जी ले रही है करंट से, ठीक है ना। बैटरी भी यूं समझे एक किस्म का लोड के तौर पे काम कर रही है, इसको आप बैटरी मत समझिए, ठीक है। तो इसके लिए करंट चूंकि अब इसके लिए नेगेटिव है तो हम करंट की वैल्यू यहाँ पर इसलिए E प्लस IR लिख देते हैं ताकि हमारे पास आंसर इसका जो है वो फिर आखिर में पॉजिटिव ही आए, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले EMF हमें दोनों की पता है,
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दोनों की पता है। एक चीज जो बच गई है वो ये वाली बच गई है, करंट। करंट पहले हमने मालूम करना है। अगेन आप इसके अक्रॉस वाला करंट मालूम करें, इसके अक्रॉस वाला करंट मालूम करें, इसके अक्रॉस वाला करंट मालूम करें, जो भी मालूम करें सारा सीरीज है सेम ही होगा जैसा कि हमने यहाँ पे किया था। हमने यहाँ पे मालूम कर लिया था, वो भी वही था, इधर मालूम करते तो वो भी वही आना था, लेकिन उसके लिए हमें एक चीज़ चाहिए थी जो हमारे पास नहीं थी। अब आप क्या करें, अब भी जनरल प्रैक्टिस बेसिकली यही होती है कि आप हमेशा उस चीज़ को लें जो ज़्यादा आसान हो। तो हमारे पास ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर ये ओहम्स लॉ अप्लाई करना बेसिक सिंपल लग रहा है और आसान लग रहा है, तो हम उसी पर अप्लाई करेंगे। इसके अक्रॉस करंट मालूम करें, I इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर। अब इस रेजिस्टर को कितनी वोल्टेज मिलेगी, ठीक है, इस रेजिस्टर को कितनी वोल्टेज मिलेगी, या तो आप इस रेजिस्टर पर अलोन अप्लाई करें, क्योंकि अब आपको इस रेजिस्टर की अकेली वोल्टेज नहीं पता, क्योंकि आपको तो पता है इसकी ईएमएफ और इसकी ईएमएफ। अब वो ईएमएफ कुछ इधर डिवाइड होगी, कुछ इधर डिवाइड होगी, आपको ये नहीं पता कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। तो आप अब क्या करेंगे, आप टोटल पोटेंशियल ले लेंगे जो नेट इन तीनों को मिल रहा है, ठीक है ना, बैटरी की आपस में लड़ाई के बाद, और रेजिस्टेंस भी नीचे आप टोटल ले लेंगे, ठीक है। अब हम ये क्या कर रहे हैं, ओम्स लॉ को अप्लाई कर रहे हैं इन तीनों रेजिस्टर्स के ऊपर एट द सेम टाइम, ठीक है। तो अब नेट पोटेंशियल जो इन तीनों को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 24 वोल्ट्स की बैटरी के पोटेंशियल में से आप ये 6 वोल्ट्स माइनस कर देंगे तो बाकी क्या जवाब आ जाएगा, 18 वोल्ट्स। ये 18 वोल्ट्स का जो पोटेंशियल है वो बाकी इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें से 6 वोल्ट तो इस बैटरी का वो खा गई ना बीच में, क्योंकि आपस में लड़ रही हैं बैटरीज, अपोज कर रही हैं एक दूसरे को। तो नेट वोल्टेज जो इफेक्टिव बचा है, जो करंट ड्राइव कर रहा है इस डायरेक्शन में, वो 18 वोल्ट का ही है। वही 18 वोल्ट में से कुछ इसको मिलेगा, कुछ इसको मिलेगा, कुछ इसको मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस। तो हमने नेट वी टोटल की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर 18 लिखेंगे, और नीचे टोटल रेजिस्टेंस लिख देंगे 8 प्लस 0.1 प्लस 0.9, 0.9 और 0.1 1 हो गया, 8 प्लस 1 9। तो करंट क्या हो गया, 9 2 18, 2 एम्पियर का करंट। अब 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इस पूरे के पूरे सर्किट में, यहाँ से भी 2 एम्पियर, इधर से भी 2 एम्पियर, इधर से भी 2 एम्पियर, बैटरी में से भी 2 एम्पियर, इस बैटरी में से भी 2 एम्पियर का करंट। अब हमारे पास आई की वैल्यू आ गई। अब इस 2 एम्पियर की वैल्यू को यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू ईएमएफ क्या है इस वाली बैटरी की, 24 नफी 2 एम्पियर पोटेंशियल, और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1। यही कुछ यहां पर लगाएं। ईएमएफ क्या है, 6 वोल्ट, प्लस लिख दिया, करंट दोनों का सेम ही है, 2 ही आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.9 है, ठीक है। इसको सॉल्व करें, 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 आता है 1.8। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 7.8 वोल्ट्स। इसका कितना आएगा, 24 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 क्या आता है, 0.2, ठीक है ना। बी डी इज इक्वल टू 24.2 वोल्ट्स, ठीक है, माइनस करना है, सॉरी हमने ऐड कर दिया। वी डी इज इक्वल टू 23.8 वोल्ट्स, ठीक हो गया। अब आप देखें कि इस बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 7.8 है, हालांकि उसकी ईएमएफ 6 है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन द बैटरीज ईएमएफ बिकॉज दिस बैटरी इज बीइंग चार्ज। ये हमने कल वाला पॉइंट आज प्रूव करके देख लिया। इस बैटरी से करंट ड्रॉ किया जा रहा है, तो इसके लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेसर देन ईएमएफ, ठीक है, क्योंकि इससे ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक हो गया। आगे आ जाएं। ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास आखिरी, इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। और इसको वीडियो को आप स्टॉप कर दीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एंड देन विल मूव ऑन टू आवर सॉल्यूशन। क्वेश्चन है कि बैटरी कनेक्टेड है वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस के ऊपर एरो लगा दिया, मतलब इसकी रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर नॉब होती है रियल में, जो वेरिएबल रेजिस्टर होता है, रियोस्टैट भी कहते हैं उसको नॉब को आगे पीछे करके हम मालूम कर सकते हैं कि हम चेंज कर सकते हैं इसकी रेजिस्टेंस। वो रियोस्टैट भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे पोटेंशियोमीटर वाले टॉपिक में। तो इसकी रेजिस्टेंस वो कहता है पहले 1 ओम थी, हमने बढ़ा के 2 ओम्स कर दी, तो करंट क्या हो गया, 3 एम्पियर हो गया। टू राइज फ्रॉम 3 एम्पियर टू 2 एम्पियर, राइज नहीं चेंज फ्रॉम, बेसिकली कम ही हुआ है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस बढ़ा दी तो करंट क्या हो गया, 3 एम्पियर से 2 एम्पियर हो गया। व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। अब इसी किस्म का एक क्वेश्चन हम
यहाँ पर कर चुके हैं जहाँ पर हमने ये वाला काम किया था। हमने दो डिफरेंट केसेस बनाए थे, डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, डिफरेंट करंट्स थे, और दोनों के केस में सेपरेट सेपरेट इक्वेशन बनाई थी। आगे आखिर में हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई थी। इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके हमने फिर ईएमएफ निकाल ली थी। वही कुछ हम यहाँ पर अब करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम पहली इक्वेशन बनाते हैं फॉर केस 1 के ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल आई इज इंटू आर प्लस आर। इस तरह से कर लें, ठीक है ना। ईएमएफ इज इक्वल टू करंट पहले कितना था, 3 एम्पियर था, और पहले रेजिस्टेंस कितनी थी, 1 ओम थी। इंटरनल रेजिस्टेंस हमें नहीं पता, तो ये क्या होगा, E/3 इज इक्वल टू 1 प्लस आर। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। दूसरे केस पर आ जाएं। दूसरे केस में EMF इज इक्वल टू I इंटू आर प्लस आर। वेरिएबल्स में वही लिख रहा हूँ, I1 I2 नहीं कर रहा, बस कलर चेंज कर दिए, तो कलर चेंज करने से भी आप समझ ही जाएं, ठीक है, वरना आंसर करने चाहिए। I क्या है, अब 2 एम्पियर का करंट है, रेजिस्टेंस अब 2 ओम्स की है, प्लस आर, ठीक है, 3 एम्पियर 1 ओम, 2 एम्पियर 2 ओम्स। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये E/2 हो गया इंटू 2 प्लस आर। ये हमारे पास होगी इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। इक्वेशन 2 से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 1 को, E/3 इज इक्वल टू 1 प्लस आर। ठीक हो गया, यहां पर माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, आर से आर हो जाएगा कैंसिल। 2 माइनस 1 क्या आता है, आ जाता है 3। अब E/2 माइनस E/3 क्या होगा, उसको थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं। E/2 माइनस E/3, एलसीएम ले लें, 6 आ जाएगा, 2 3 जार 6, 3E, 3 2 जार 6, 2E, E/6 आ जाएगा, ठीक है। E/2 माइनस E/3 इक्वल्स E/6, E/6, ठीक है। तो EMF कितनी हो गई, 2 माइनस 1 1 आता है, सॉरी यहां पर हमने ये भी इसको ये किया हुआ है, ठीक है। E इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी कि EMF इज इक्वल टू 6 वोल्ट्स। इस तरह से हमारे पास EMF आ गई। अगेन एग्जैक्टली वही प्रोसीजर हमने फॉलो किया जो पीछे किया, ठीक हो गया। अब हम कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं। इसमें से कुछ पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता है, हमने कल भी डिस्कस किए थे। थोड़ी सी कुछ ना कुछ एडिशन हम करना चाहेंगे कि EMF जो है इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इवन व्हेन द करंट इज 0। अगर एक बैटरी रखी हुई है टेबल के ऊपर और उसको किसी भी एक्सटर्नल सर्किट से नहीं जोड़ा गया, आप वोल्ट मीटर उठा के उसके टर्मिनल्स पर जोड़ें तो वोल्ट मीटर आपको कोई ना कोई वैल्यू देगा। ऑल्दो कि बैटरी काम नहीं कर रही, बैटरी करंट में से किसी सर्किट में से करंट नहीं दौड़ा रही, लेकिन स्टिल उसकी EMF है। बिकॉज EMF होती क्या है, EMF इज द एबिलिटी टू मूव इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है ना। तो एबिलिटी है बेसिकली। तो बैटरी अगर रखी भी हुई है तो स्टिल उसमें एबिलिटी है कि वो चार्जेस को मूव करवा सकती है। आपने बस उसको सर्किट नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। तो वही काम है कि आप EMF को ये नहीं कह सकते कि अगर बैटरी काम नहीं कर रही तो उसमें काम करने की सलाहियत नहीं है, ठीक है ना। ये बिल्कुल एक एमडी कैटियन की तरह कि अगर एमडी कैटियन से काम नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें काम करने की सलाहियत नहीं है, आपको बस एक सर्किट नहीं मिल रहा। तो आप अपने आप को सर्किट दीजिए, आप भी EMF से कोई ना कोई करंट अपना ड्राइव कर लेंगे। तो वही रूल हमने बैटरी के ऊपर अप्लाई किया। लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तब तक एग्जिस्ट नहीं करती जब तक आप करंट ड्राइव नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप किसी बैटरी को जब तक किसी एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ेंगे नहीं तब तक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट ही तब करती है जब करंट ड्राइव करता है सर्किट में, और सर्किट में वो एनर्जी चार्जेस अपनी एनर्जी लूज करते हैं। तो उसी चार्जेस जो एनर्जी लूज करते हैं उसी को हम कहते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक हो गया। दूसरी बात, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रेजेंट ओनली व्हेन द करंट इज रनिंग थ्रू द सर्किट, वही बात हो गई। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF बराबर कब कब होंगे। एक चीज तो हमने कल पढ़ रही थी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF तब बराबर होते हैं जब बैटरी रखी हुई है, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इक्वेशन है ये वाली, VD को अगर आपने E के बराबर करना है तो ये वाली टर्मिनोलॉजी आपके पास 0 होनी चाहिए, ठीक है। इसमें अब या तो आप I 0 कर दें या आप R 0 कर दें, ठीक हो गया। मतलब ये हुआ कि या तो आप करंट ड्राइव ही ना करवाएं, यानी कि बैटरी को
आइसोलेट कर दें सर्किट से तो करंट ड्राइव नहीं होगा, तो ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास ई के बराबर आ जाएगा, ईएमएफ के बराबर। यानी कि एक आइसोलेटेड बैटरी के टर्मिनल्स के ऊपर अगर आप जाके वोल्ट मीटर लगाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वही आएगी जो उसकी ईएमएफ की है, ठीक है। या आप दूसरा केस ये कर सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो कर दें, ठीक है। अगर कोई आइडियल बैटरी है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, ठीक है, ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती बैटरी, लेकिन सपोज अगर कोई है ऐसी आइडियल बैटरी जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, तो वो बैटरी अगर रखी हुई है और आपने जाके उसके टर्मिनल्स पर वोल्ट मीटर लगाया तो रीडिंग जो आएगी वो वही आएगी जो उसकी ईएमएफ होगी। इवन अगर आप उस बैटरी को एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ भी दें, कोई ना कोई करंट वो ड्राइव कर भी रही हो, स्टिल फिर अगर आप वोल्ट मीटर उसके टर्मिनल्स पर जोड़ेंगे फिर भी आपको वही ईएमएफ वाली ही वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर वो बैटरी 10 वोल्ट की है, आप उसको सर्किट से जोड़ दें फिर वोल्ट मीटर लगा के चेक करें, 10 वोल्ट की वैल्यू आएगी। अगर वो बैटरी आइसोलेटेड रखी हुई है फिर आप उसके ऊपर वोल्ट मीटर लगाएं टर्मिनल्स के ऊपर, आपके पास वही 10 वोल्ट की ही वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है। इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं होती रियल बैटरीज की, यही वजह है कि उनका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ डिफरेंट होता है। और अगर वो बैटरी आइसोलेटेड रखी हुई है, आप उसके टर्मिनल्स के ऊपर जाके वोल्ट मीटर लगाते हैं, वैल्यू 10 वोल्ट की आती है। जब उस बैटरी को सर्किट से जोड़ देते हैं फिर उस बैटरी के टर्मिनल्स के ऊपर जाके वोल्ट मीटर लगाते हैं तो वैल्यू 10 वोल्ट से कम आती है, 8, 8.5 या 9 आती है। वो यही वजह होती है कि इंटरनल रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ वोल्टेज लूज हो रही है। सो या तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो कर दें तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ की सेम वैल्यू आएगी, या आप करंट ही जीरो कर दें, ठीक है। ये वाली केस जो है वो रियल में पॉसिबल नहीं होता क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होती ही है। ये आप काम कर सकते हैं कि बैटरी को सर्किट से ना जोड़ें, आई जीरो कर दें तो फिर सेम वैल्यू आएगी। नेक्स्ट है मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर थ्योरम में इंडल्ज करने से पहले हम थोड़ा सा उसकी बेसिक्स पढ़ लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैक्सिमम पावर थ्योरम की कुछ समझ में नहीं आती कि ये है क्या, बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं। तो हम पहले अपनी बेस बिल्डअप करेंगे, उसके बाद मैक्सिमम पावर थ्योरम की तरफ हम जाएंगे। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम बेसिकली कहता ये है कि आप अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की एक मखसूस वैल्यू ले लें, वो मखसूस वैल्यू बताता है मैक्सिमम पावर थ्योरम, वो हम आगे देखेंगे। तो उस मखसूस वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर आप लगाएंगे किसी भी बैटरी को, तो वो बैटरी की जो पावर है वो मैक्सिमली उसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में डिसिपेट होगी। सपोज ये सिंपल सा सर्किट है, ईएमएफ है, ईएमएफ का सोर्स है, उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब हम चाहते हैं कि इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में इस बैटरी की मैक्सिमम पावर डिसिपेट हो, ठीक है ना। पावर आउटपुट में लिख रहा हूं, हम ये पावर आउटपुट को मैक्सिमम चाहते हैं। पावर आउटपुट का क्या फॉर्मूला होता है? IV, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। तो अगर इस रेजिस्टेंस में मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम पावर डिसिपेट हो उस बैटरी की, तो उसके लिए मुझे यह रेजिस्टेंस इस किस्म की लगानी है कि यह रेजिस्टेंस इस बैटरी का मैक्सिमम करंट ले और इस रेजिस्टेंस की वजह से इस बैटरी से मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप इधर ही आए, ठीक है ना। हमें जो I भी मैक्सिमम चाहिए, मुझे V भी मैक्सिमम चाहिए, तभी प्रोडक्ट ऑफ I एंड V मैक्सिमम होगा और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पावर आउटपुट है, पावर डिसिपेशन है, वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब ये मैं दो तरह से कर सकता हूं, या मैं हाई रेजिस्टेंस लगा दूं या मैं लो रेजिस्टेंस लगा दूं। अगर मैं लो रेजिस्टेंस लगाता हूं, ठीक है ना, लो रेजिस्टेंस कोई छोटी सी रेजिस्टेंस यहां पे लगा देता हूं, मैं चाहता हूं कम से कम रेजिस्टेंस हो, तो फॉर्मूला क्या कहता है? I इज इक्वल टू V/R, कि अगर आप रेजिस्टेंस कम करते हैं बाय कीपिंग वोल्टेज कांस्टेंट, वोल्टेज तो कांस्टेंट ही है ना, सेम बैटरी है, तो अगर आप रेजिस्टेंस कम करेंगे तो ये करंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, तो करंट विल इंक्रीज। यानी कि अगर आप एक लो रेजिस्टर, यहाँ पे लो पावर, लो रेजिस्टेंस का रेजिस्टर लगाते हैं, तो दैट रेजिस्टर विल बी एबल टू ड्रॉ मैक्सिमम करंट आउट ऑफ दिस बैटरी, ठीक है। तो हमारा एक मकसद तो पूरा हो गया कि हमने करंट मैक्सिमम से मैक्सिमम ड्रॉ कर लिया। अब लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है फिर वो कम हो जाता है। इस बैटरी, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है ये भी वो वही है जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ठीक है ना। बैटरी ने जो वोल्टेज दी कुछ इधर चलेगी, जो बाकी आई वो इधर आई, वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो जाएगा अगर आप लो रेजिस्टर लगाते हैं, लो रेजिस्टेंस का रेजिस्टर लगाते हैं। कैसे? ऐसा कैसे होता है? ऐसा इस फॉर्मूले के तहत होता है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले के मुताबिक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से लेसर है बाय एन अमाउंट IR, ठीक है ना। ये IR की वैल्यू अगर ज्यादा हो गई तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ माइनस IR, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम आएगी, ठीक है ना। IR जितना ज्यादा होगा ये वाली वैल्यू, उतना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम हो जाएगा। ईएमएफ अगर 10 वोल्ट की है, सपोज IR की वैल्यू 2 वोल्ट है, तो यहाँ पर 8 आएगा।
अगर आई आर की वैल्यू 3 वोल्ट होगी तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। इसी तरह आई आर बढ़ाते जाएंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा। अब ये आई आर बढ़ेगा कैसे? आई आर तब बढ़ेगा या तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा दें, आर बढ़ा दें, या आप करंट बढ़ा दें। अब हमने यहाँ पे लो रेजिस्टेंस यूज करके क्या किया है, हमने ये करंट बढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो ये आई आर की वैल्यू ज़्यादा हो गई है। अब बैटरी की ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल इधर वेस्ट हो रही है, ठीक है ना। आई आर इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बैटरी अगर 10 वोल्ट की है, उसमें से 3-4 वोल्ट तो इधर ही ज़ाया हो रहा है, तो इसको पोटेंशियल कम मिल रहा है। तो हमने लो रेजिस्टेंस यूज करके एक अपना गोल तो अचीव कर लिया, हमने करंट तो मैक्सिमम कर लिया, जितनी लो रेजिस्टेंस यूज कर सकते थे हमने की, ताकि मैक्सिमम करंट निकल आए बैटरी से। लेकिन हम ये पोटेंशियल ड्रॉप हमने खो दिया, पोटेंशियल ड्रॉप कम हो गया। तो अब ये तो प्रोडक्ट ऑफ आई एंड वी है, तो हमने आई बढ़ाने की कोशिश की तो ये वी कम हो गया, ठीक है। तो ये हमने ठीक नहीं किया। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम हाई रेजिस्टेंस यूज करें, ठीक है ना, हम चाहते हैं कि हाई रेजिस्टेंस हो ताकि करंट जो है मिनिमम हो जाए, ठीक है ना। आई इज इक्वल टू वी ओवर आर होता है ना, हम रेजिस्टेंस हाई वाली यूज कर रहे हैं ताकि करंट कम हो जाए, करंट बैटरी से ज़्यादा ड्रॉ ना हो। करंट बैटरी से ज़्यादा ड्रॉ ना होने से हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें ये फ़ायदा होगा कि ये आई आर की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है ना। हमने आई कम कर दिया तो आई आर की वैल्यू कम होगी। अब बैटरी का वोल्टेज का ज़्यादा से ज़्यादा इधर लूज होने की बजाय इधर आएगा, तो क्या होगा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी डी हमने अब इसके अक्रॉस की जो वोल्टेज थी वी, वो हमने मैक्सिमम कर ली हाई रेजिस्टेंस यूज करके, ठीक है ना। हाई रेजिस्टेंस यूज की तो अब ये जो रेजिस्टर है ये बैटरी की ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज ले रहा है, इंटरनल रेजिस्टर की तरफ नहीं जाने दे रहा। तो हमने ये काम तो अचीव कर लिया, लेकिन अगेन हमने करंट खो दिया, ठीक है। तो अब हम इसको बढ़ाने के चक्कर में उसको खो रहे हैं, उसको बढ़ाने के चक्कर में इसको खो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी सम ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन बिटवीन दिस वेरी लो रेजिस्टेंस एंड दिस वेरी हाई रेजिस्टेंस, जिसके ऊपर जाकर ये आई और वी की वैल्यू इतनी बैलेंस हो जाएंगी कि इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा। बहुत लो यूज करेंगे तो करंट तो हमारा बढ़ गया, लेकिन वी कम हो गया, तो प्रोडक्ट इनका मैक्सिमम नहीं है, पावर आउटपुट मैक्सिमम नहीं है। बहुत ही हाई रेजिस्टेंस यूज किया तो हमने क्या कर दिया, हमने वोल्टेज तो बढ़ा ली, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर तो बढ़ा ली, लेकिन करंट हमने लूज कर दिया। अगेन इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम नहीं हुआ। तो हमें इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पर इधर बीच में रहना है, ना ज्यादा लो जाना है ना ज्यादा हाई जाना है। वो बीच वाली वैल्यू रेजिस्टेंस की क्या होगी, ये हमें बताता है मैक्सिमम पावर थ्योरम। अब मैक्सिमम पावर थ्योरम के थ्रू हम प्रिडिक्ट करेंगे कि वो बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कौन सी होनी चाहिए कि मैक्सिमम पावर इस बैटरी की इसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में डिसिपेट हो। अब वो हम देखते हैं। ये देखिए जी, पावर आउटपुट इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में क्या होगी, आई वी, ठीक है। पावर आउटपुट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, सिंपल सा फॉर्मूला है। करंट अब इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से कितना होगा, करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से क्या होगा, उसके लिए हमने क्या करना है, टोटल वोल्टेज को टोटल रेजिस्टेंस पर डिवाइड कर देना है। ये वही काम है जो हमने यहां पे किया, यहां पे, ठीक है ना। हम मालूम करना चाहते थे कि सर्किट में करंट कितना है, तो हमने टोटल वोल्टेज जो एक्सटर्नल सर्किट को मिल रही है और टोटल रेजिस्टेंस में हमने फिर इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड की थी, तभी 8 + 0.1 + 0.9 9 हो गया था। ठीक हो गया। वही काम हम यहां पर करेंगे करंट मालूम करने के लिए, यानी कि टोटल ईएमएफ आप ये यूज कर लें। एक ही बैटरी है, वहां पे 2 बैटरीज थी, हमने उनको सब्ट्रैक्ट करके किया था। आप टोटल ईएमएफ ऊपर यूज कर लें, नीचे टोटल रेजिस्टेंस में ये वाली रेजिस्टेंस भी आ जाएगी, ये वाली रेजिस्टेंस भी आ जाएगी। यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। आई स्क्वायर है, यानी कि इस सारी जो टर्म है इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ई स्क्वायर, न्यूमरेटर में आ जाएगा आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। आर प्लस आर का होल स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं। अब ये किस तरह से आया, ये इधर आ जाए, आर प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2RR प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करें, आप इसमें 2AB 4AB जो है वो सब्ट्रैक्ट भी कर दें, 4AB माइनस भी कर दें। ठीक है। आर स्क्वायर प्लस 2RR प्लस आर स्क्वायर, ये वैसा का वैसे मैंने लिख दिया। अब इसमें आप माइनस 4RR भी कर दें, प्लस 4RR भी कर दें, तो पूरी इक्वेशन की सेहत पे कोई असर पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि हमने जो चीज़ सब्ट्रैक्ट की है वही चीज़ एडिशन उसमें कर दी है हमने। ठीक है। तो आर स्क्वायर, अब आप क्या करें, ये 2RR माइनस 4RR, 2 - 4 क्या आ जाएगा, -2, तो ये -2RR हो गया प्लस आर स्क्वायर
और ये वाला जो प्लस 4r है ये वैसा का वैसा यहाँ पे रह गया, प्लस 4r। ठीक है, अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के इसको आप बंद कर सकते हैं, तो आ जाएगा r माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स a माइनस बी होल स्क्वायर, और वो 4r वैसे का रह गया, वैसा का वैसा रह गया, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो r प्लस आर स्क्वायर को हम r माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4r भी लिख सकते हैं। वही काम हमने यहाँ पे किया है, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब पावर आउटपुट अगर आप मैक्सिमम करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो मिनिमम हो। ठीक है ना, आप इसका डिनोमिनेटर जितना कम करते जाएंगे इसका न्यूमरेटर उतना मैक्सिमम होता जाएगा। अब डिनोमिनेटर कम करने की दो तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका ये है कि आप R को ना ज़ीरो ही कर दें, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस उड़ा ही दें। ठीक है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस होगी नहीं तो मैक्सिमम पावर सारी इधर ही आएगी ऑब्वियसली। तो क्या होगा, अगर आप R जीरो कर देंगे, इधर आप R इज इक्वल टू जीरो पुट करें, 4R इंटू जीरो हो जाएगा, ये सारी की सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इधर आप R जीरो पुट कर दें तो सिर्फ R स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन किस तरह से बन जाएगी, पावर आउटपुट इज इक्वल टू ई स्क्वायर, कैपिटल R तो जीरो नहीं है, वो तो वैसा का वैसा ही है, ये R माइनस आर ये वाली जीरो होगी, बाकी R स्क्वायर प्लस ये वैल्यू भी जीरो होगी प्लस जीरो, यानी कि इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व अगर करें, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा तो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय R आ जाएगा। ये होगी हमारे पास मैक्सिमम पावर आउटपुट अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो कर दें। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि रियल लाइफ में ऐसी बैटरी बनाना ही इम्पॉसिबल है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो, कुछ ना कुछ तो होती है। तो ये जो चीज़ है ये कोई प्रैक्टिकल नहीं है, हमें प्रैक्टिकल सर्किट में रियल लाइफ में जो हमें सर्किट बनाने हैं हमें उसमें मैक्सिमम पावर आउटपुट चाहिए। तो हम क्या करें, हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में। अब हमने किसी और तरीके से इस डिनोमिनेटर को सबसे कम करना है, मिनिमम करना है। तो वो आप किस तरह से करेंगे, वो हम इस तरह से करते हैं कि R को R कैपिटल R के बराबर रख दें, स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर रख दें, यानी कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये कम करते जाएं, कम करते जाएं, कम करते जाएं, इतनी कम कर दें कि इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कम होती है, 0.1 ओम, जैसा कि आपने देखा बहुत ही कम होती है। यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या बहुत भी कम नहीं करनी, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा बहुत कम कर दोगे तो फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हम खो देंगे। बहुत भी ज़्यादा नहीं करनी, हम उसके बीच में आ रहे हैं, ज़्यादा बढ़ाने से आहिस्ता आहिस्ता कम आ रहे हैं। कम करते करते कहाँ पे रुकना है, हमने रुक जाना है उस पॉइंट के ऊपर जब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हमने कर दी है, सपोज हम पहुंच गए हैं उस वैल्यू के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, इस स्मॉल r की जगह ये वाला r लगा दिया, इस r की जगह भी ये वाला r लगा दिया, वैल्यू उसकी जगह रिप्लेस कर दी। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आता है, r माइनस आर होल स्क्वायर, r माइनस आर जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, बाकी प्लस 4r ही बचेगा। ठीक है ना, और इस r से हम ये वाला r कैंसिल कर देंगे, बाकी बचेगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r। इसी को आप ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू स्मॉल r भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, सेम चीज़ है। ठीक है, तो ये है मैक्सिमम पावर आउटपुट अगर आप इस पॉइंट पे आके अपनी रेजिस्टेंस को रोक दें। रेजिस्टेंस आपने बहुत हाई लगाई हुई है, आप चाहते हैं कि वोल्टेज ज़्यादा मिले बैटरी से लेकिन करंट कम मिल रहा है, जैसा कि हमने पीछे देखा, तो आप रेजिस्टेंस कम करते आ रहे हैं, कम करते आ रहे हैं, कम करते आ रहे हैं, ज़्यादा कम कर दी तो फिर वोल्टेज ड्रॉप बहुत ही लो हो गया, करंट तो आपने ले लिया। तो आपने कहाँ पे आके रुकना है, इस फॉर्मूले के मुताबिक, मैक्सिमम पावर थ्योरम के मुताबिक आपने इस पॉइंट पे आके रुकना है, तो तब आपके पास ये पावर आउटपुट मैक्सिमम होगा। और वो मैक्सिमम कितना होगा, और मैक्सिमम इतना होगा, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r, बैटरी की ईएमएफ का स्क्वायर लेके उसको 4 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस या 4 टाइम्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस पर डिवाइड कर देंगे, जो जवाब आएगा वो होगा हमारे पास मैक्सिमम पावर आउटपुट। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम पावर दैट वी कैन गेन फ्रॉम दिस बैटरी बाय कीपिंग रेजिस्टेंस बैलेंस्ड एट दिस लेवल। अगर इससे ऊपर नीचे करेंगे तो वो कम ही हो जाएगी। ठीक है ना, ऊपर भी कम होगी, नीचे भी कम होगी, इस लेवल पर मैक्सिमम है। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट मैक्सिमम पावर थ्योरम का। अब एक क्वेश्चन आपको एक और आता है, वो मैं ये सॉल्व करवा के फिर बताता हूँ, अभी आपको उसका स्टेटमेंट बता देते हैं। क्वेश्चन ये होता है कि मैक्सिमम पावर आउटपुट जो है रजिस्टर में कितना है। ऑप्शन में दिया होता है ई स्क्वायर बाय 2r, ई स्क्वायर बाय r, ई स्क्वायर बाय 4r, ई स्क्वायर r।
और आपने ऑब्वियसली हर किसी ने पढ़ा हुआ है, आप सेलेक्ट कर लेते हैं E²/4R। बिल्कुल ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन आता है, आपको कहा जाता है कि मैक्सिमम पावर सप्लाइड बाय द बैटरी कितनी है, और ऑप्शन में फिर वही ऑप्शन होते हैं E²/2R, E²/4R, E²/R या E²R। और बच्चे यहाँ पर भी मैक्सिमम पावर का वर्ड देकर आगे नहीं पढ़ते और डायरेक्टली E²/4R पर सेलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में तो हमने E²/4R सेलेक्ट जो है डिराइव किया, लेकिन वो आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। मैक्सिमम पावर सप्लाइड बाय द बैटरी इज डिफरेंट, मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन दिस रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। हमने मैक्सिमम पावर थ्योरम के थ्रू जो ये वैल्यू निकाली है वो मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन दिस रेजिस्टेंस की वैल्यू है, वो मैक्सिमम पावर सप्लाइड बाय द बैटरी की वैल्यू नहीं है। अब मैक्सिमम पावर सप्लाइड बाय द बैटरी की वैल्यू जो है वो इस तरह से आएगी कि पावर बराबर है V²/R। V² की जगह आप टोटल EMF लगा दें, एक ही बैटरी है तो उसी बैटरी की EMF लिख देंगे, नीचे R की जगह टोटल रेजिस्टेंस हम लगाते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको अगर हम देखेंगे, हम अगर मैक्सिमम पावर वाली बात करें कि जब मैक्सिमम पावर डिसिपेट हो रही है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, तो उस वक्त बैटरी कितनी सप्लाई कर रही है मैक्सिमम पावर, ठीक है ना। जब मैक्सिमम पावर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में डिसिपेट हो रही है तो उस वक्त R को R के बराबर होना चाहिए, स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर होना चाहिए। तो उस कंडीशन के वक्त बैटरी कितनी एनर्जी सप्लाई कर रही होती है, हमने ये मालूम करना है। तो R+R कर दें, E²/2R आ जाएगा, यानी कि बैटरी इतनी एनर्जी सप्लाई कर रही होती है उस वक्त जब आप रेजिस्टेंस को इस तरह से सेट करते हैं कि मैक्सिमम पावर ले लें बैटरी से, तो उस वक्त बैटरी E²/2R एनर्जी सप्लाई कर रही होती है। लेकिन आपने मैक्सिमम बैटरी से कितनी ले रहे हैं, आप मैक्सिमम बैटरी से स्टिल E²/4R ले रहे हैं, ठीक है। तो ये E²/4R इस E²/2R का हाफ है, ठीक है ना। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो E²/4R आ जाएगा ना। तो इस पावर आउटपुट बाय द बैटरी का स्टिल हाफ आप ले रहे हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, यानी कि आपने रेजिस्टेंस जितनी मर्जी सेट कर लिया, आपने बड़ा दिमाग लगाया, आपने मैक्सिमम पावर थ्योरम की इक्वेशंस बना ली, स्टिल आप मैक्सिमली भी बैटरी की जितनी पावर सप्लाई हो रही है उसका हाफ ही ले पा रहे हैं, 50% ले पा रहे हैं। अब आपके पास MCQ आता है कि मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस इज डैश एज कंपेयर टू द मैक्सिमम पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, और ऑप्शन में होता है 1/2, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, इक्वल टू या नन ऑफ दिस। और बच्चे इसको फिर अजीब तरीके से सॉल्व कर देते हैं, हालांकि ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि बैटरी E²/2R की एनर्जी से पावर सप्लाई कर रही है, और कितनी उधर डिसिपेट हो रही है मैक्सिमम पावर E²/4R, तो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वाली जो पावर है वो बैटरी की पावर का हाफ है। तो मैक्सिमम भी आप देख लें तो स्टिल 50% ऑफ द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी इज डिसिपेटेड इन द लोड रेजिस्टेंस, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। यहाँ पर आप थोड़ा सा यूँ समझें ब्रिज लगाएं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। हमने वहाँ पर जब एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर की बात की थी तो हमने कहा था कि बैटरी जो एनर्जी सप्लाई करती है क्यू चार्ज को वो होती है QV, और कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो दैट इज गिवन बाय 1/2 QV। और हमने उस वक्त भी ये बात की थी कि मैक्सिमम एनर्जी जो स्टोर कर सकता है कैपेसिटर वो स्टिल बैटरी की एनर्जी का हाफ होती है। और उस वक्त हमने कहा था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टर में भी सेम केस होता है, तो वही काम यहाँ पर है। बैटरी 1 सेकंड में जितनी एनर्जी आपको सप्लाई कर रही है, रेजिस्टर स्टिल उस एनर्जी का मैक्सिमली भी अगर डिसिपेट करे तो उसका 50% ही कर पाता है 1 सेकंड में, उससे ज़्यादा नहीं कर पाता, ठीक है। ये आइडियल केसेस हैं जब इंटरनल रेजिस्टेंस के अलावा और कहीं पर आपकी एनर्जी लूज नहीं हो रही, इंटरनल रेजिस्टेंस में तो हो रही है, उसके अलावा कहीं नहीं हो रही, तो स्टिल 50% है। तो रियल केसेस में हम वायर की रेजिस्टेंस को भी अगर अकाउंट में ले लें, कंसीडर करें, तो फिर इससे भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं करचूफ्स लॉज। करचूफ के जो लॉज हैं बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए हैं। इससे पहले हमने जितने भी सर्किट्स ऊपर सॉल्व किए हैं, कल भी जो कुछ सॉल्व किए हैं, उन सब में हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, ओहम्स लॉ लगाया है, ठीक है। वो एक VD = E - IR भी लगाया, तो वो भी बेसिकली ओहम्स लॉ से ही डिराइव था, वो कोई नई चीज़ नहीं थी। लेकिन हमें कुछ एक न्यू सेट ऑफ रूल्स चाहिए होता है कभी कभार जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट्स आ जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए करचूफ साहब ने 2 रूल्स दिए। उसने कहा ओहम्स लॉ, ओहम जो है भाई ये छोटा बच्चा है, इसके रूल से सारे सर्किट सॉल्व नहीं होते, कुछ सर्किट सॉल्व करने के थोड़ी सी हाई लेवल थिंकिंग की जरूरत है। तो उसने कहा मैं लॉज बनाता हूँ। 2 रूल्स थे हजरत साहब के। पहला लॉ था करचूफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम करंट रूल भी कहते हैं। दूसरा लॉ है करचूफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। वो दोनों हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं करचूफ्स करंट लॉ। करचूफ्स करंट लॉ ये कहता है
कि अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो कि जंक्शन है, जंक्शन क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा करंट्स आकर मिल रहे हैं, कुछ करंट्स आ रहे हैं जंक्शन की तरफ, कुछ करंट्स जा रहे हैं जंक्शन से अवे। तो किरचॉफ के रूल के मुताबिक इस जंक्शन के ऊपर जितने करंट्स आ रहे हैं उनकी वैल्यू एग्जैक्टली सिमिलर होगी, एग्जैक्टली बराबर होगी, एग्जैक्टली इक्वल होगी टू जितने करंट्स उस जंक्शन को लीव कर रहे हैं। दो इसकी डेफिनेशन हैं। पहली डेफिनेशन मैंने आपको बताई, टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट, जिस पॉइंट को हमने जंक्शन कहा, इज इक्वल टू द टोटल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द बैटरी, फ्लोइंग अवे फ्रॉम द सेम पॉइंट, दैट सेम पॉइंट जंक्शन, बैटरी नहीं सॉरी। ठीक है, ये इसकी एक डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है कि सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज जीरो। ठीक है ना, इस पॉइंट के ऊपर जितने भी करंट्स हैं I1, I2, I3, I4, I1 और I2 जा रहा है जंक्शन की तरफ, I3 और I4 लीव कर रहा है जंक्शन को, तो इन सारों को ऐड करें तो जवाब जीरो आएगा। अब वो जवाब जीरो कैसे आएगा, आगे आ जाए। होता इस तरह से है कि हमने जब करंट पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले लेक्चर में, तो हमने कहा था हर फिजिकल क्वांटिटी की हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, स्केलर है कि वेक्टर है, साइन क्या है, यूनिट क्या है, फॉर्मूला क्या है। तो जब हम करंट का साइन कन्वेंशन पढ़ रहे थे, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तब हमने कहा था कि किसी पॉइंट की तरफ आने वाला जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है और किसी पॉइंट के अवे जाने वाला करंट जो है वो हमेशा नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो अब इस जंक्शन में से I1 और I2 इस जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, तो I1 और I2 पॉजिटिव होगा। हमने अब सम ऑफ करंट्स लेना है, तो I1 प्लस I2 लगा देंगे। I3 और I4 को भी इसी, हमने सम ऑफ करंट लेना है तो ऐड ही करना है, लेकिन I3 और I4 के साथ हमने नेगेटिव लगाया, तो हम बेसिकली ये कर ऐड ही रहे हैं, प्लस माइनस I3 कर रहे हैं, ये भी प्लस माइनस I4 कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो ये जो करंट्स हैं ये नेगेटिव हैं, दिस आर मूविंग अवे फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट दैट जंक्शन, तो इसलिए उनके साथ नेगेटिव साइन लगाया है। तो किरचॉफ के लॉ के मुताबिक I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 ये सम है सारे करंट्स का, ये स्टिल डिफरेंस नहीं है, सम ही है, वो जीरो के बराबर होगा। अब इन नेगेटिव वाले करंट्स को आप उस तरफ ले जाएं तो जवाब क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। ये हमने किरचॉफ की पहली डेफिनेशन देख ली कि टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट इज I1 प्लस I2, total current flowing away from the point is I3 plus I4 and both these values will be exactly the same। ठीक है, ज्यादा इसको सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में हम लिखते हैं कि समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि सारे के सारे करंट का सम करने जवाब जीरो आएगा। अब ये क्वेश्चन है, इसी किरचॉफ लॉ को आप यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है 4 वायर्स मीट एट अ जंक्शन, हमने ये जंक्शन बना दिया, 4 वायर्स बना दी, 1 कैरीज 4 एम्पियर इनटू द जंक्शन, उसमें से एक जो है 4 एम्पियर इनटू द जंक्शन लेके जा रही है, यानी जंक्शन की तरफ लेके जा रही है। अनदर कैरीज 5 एम्पियर्स आउट ऑफ द जंक्शन, उसमें से एक और है जो 5 एम्पियर्स आउट ऑफ द जंक्शन लेके जा रही है, ये 5 एम्पियर आउट ऑफ द जंक्शन है। ठीक हो गया, ये इनटू द जंक्शन हो गया, वो आउट ऑफ द जंक्शन हो गया। अ थर्ड वन कैरीज 2 एम्पियर्स आउट ऑफ द जंक्शन, एक तीसरी है जिसने 2 एम्पियर्स आउट ऑफ द जंक्शन करंट लेके जाना है, ये 2 एम्पियर हो गया। सवाल यह है कि आप इस तीसरी की वैल्यू निकालें। अभी तक हमें नहीं पता कि ये तीसरी करंट लेके जाएगी जंक्शन की तरफ, ये करंट लेके आएगी, हमें नहीं पता। हमें सिर्फ पूछा गया है कि आप चौथे का बताएं। अब आपने डायरेक्शन भी खुद ही प्रेडिक्ट करनी है और उसकी जो वैल्यू है वो भी खुद ही प्रेडिक्ट करनी है। तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर एरो लगाने की बजाय सिंपली लिख देंगे आई अननोन। ठीक है ना, एरो बाद में लगाना है। तो अब टोटल करंट जो है जो होगा वो सम अगर करेंगे तो जीरो आएगा। तो हम क्या करें, 4 एम्पियर इसको पॉजिटिव करंट ले रहे हैं, 5 एम्पियर अवे है इसको भी हम नेगेटिव ले रहे हैं, 2 एम्पियर भी अवे है इसको भी हम नेगेटिव ले रहे हैं, प्लस आई लिख रहे हैं इज इक्वल टू जीरो। ये प्लस हमने इसलिए नहीं लगाया कि हमें पता है कि ये करंट टूवर्ड्स द जंक्शन ही होगा, हमें नहीं पता, हम सिर्फ प्लस लगा रहे हैं क्योंकि हमें अननोन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो हम समझ जाएंगे कि ये करंट आउट ऑफ द जंक्शन लेके जा रही थी ये वायर। अगर करंट की इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव आ जाती है तो हम समझ जाएंगे कि ये करंट इनटू द जंक्शन था। ठीक है, वो हमें सोल्यूशन के बाद ही पता चलेगा। अब आप सिंपली इस सॉल्यूशन को
कैरी आउट करें, 4 एम्पियर्स माइनस 7 एम्पियर्स प्लस आई इज इक्वल टू 0। 4 एम्पियर्स माइनस 7 एम्पियर माइनस 3 एम्पियर्स प्लस आई इज इक्वल टू 0। आई इज इक्वल टू प्लस का है 3 एम्पियर। ठीक है, अब ये पॉजिटिव जवाब आया, इसका मतलब है कि ये जो करंट है 3 एम्पियर्स इनटू द जंक्शन लेके जा रही है। ठीक है, अगर ये जवाब नेगेटिव आता तो हम समझ जाते कि ये आउट ऑफ द जंक्शन लेके जा रही है करंट को। ठीक है, ये हमने किरचॉफ्स का करंट लॉ पढ़ लिया। अब आ गया किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। अच्छा जी, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस अक्रॉस अ सर्किट इज जीरो। किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ के मुताबिक अगर आपके पास कोई सर्किट है और उसमें वेरियस कंपोनेंट्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं या पोटेंशियल चेंजेस हैं, तो उन सारे पोटेंशियल चेंजेस को अगर आप ऐड करेंगे तो जवाब जीरो आएगा। ठीक है, इसलिए इसको भी फैंसी नोटेशन में हम समेशन ऑफ वी यानी कि सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इज इक्वल टू जीरो। अब इसको हम इस सर्किट के ऊपर इंप्लीमेंट करके देखते हैं ताकि आपको पता चले। सपोज अब ये एक बैटरी है, 3 इसमें रेजिस्टर दिए हुए हैं, तो इस बैटरी में सपोज इसके नेगेटिव टर्मिनल के अंदर एक चार्ज क्यू आता है। ठीक है, जिसके पास एनर्जी नहीं है, बैटरी उसको एनर्जी देगी। इसी किस्म की बात हम शुरू से डिस्कस करते आए, वही बात दोबारा करनी है। ये चार्ज क्यू जब यहाँ से निकलेगा तो इसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी कि कम होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है बैटरी के अक्रॉस वो पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है, तो हम एक यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप पहला लिख देंगे, वो ईएमएफ के बराबर होगा। जितनी बैटरी की ईएमएफ होगी, बैटरी 10 वोल्ट की है तो वो 10 जाउल पर कूलम चार्ज इसको एनर्जी दे देगी। बैटरी 20 वोल्ट की है तो वो 20 जाउल पर कूलम इसको एनर्जी दे देगी। तो पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही होगा जितना बैटरी की ईएमएफ है। तो पहला पोटेंशियल ड्रॉप हमारे पास ये हो गया। अब इससे आगे देखते हैं। अब ये चार्ज फ्लो करता करता यहाँ पे आ गया। अब इस रजिस्टर के इस एंड से घुसा, इस रजिस्टर के दूसरे एंड से निकल गया। तो जब ये चार्ज एंटर हुआ था तब इसकी एनर्जी ज़्यादा थी ऑब्वियसली। जब यहाँ से निकलेगा तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, कुछ ना कुछ डिसिपेट हो जाएगी। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, जिसको यहाँ पे V3 लिखा हुआ है, वो नेगेटिव होगा। ठीक है ना, नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब है कि यहाँ पर एनर्जी लूज किया करेगा वो। जब हम पोटेंशियल पढ़ रहे थे हमने तब यही बात की थी कि नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब ये होता है, एनर्जी गेन करेगा तो पॉजिटिव, एनर्जी लूज करेगा तो नेगेटिव। और हमने तब ये भी बात की थी कि कभी कभार बैटरी के अक्रॉस भी नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप हो सकता है, जैसा कि हमने इससे पहले एक उसमें देखा कि जब बैटरी चार्ज हो रही होती तो फिर बैटरी में से भी जब चार्ज गुजर रहा होता तो एनर्जी लूज ही करता है। अब यहाँ पर ऐसी कोई बैटरी नहीं है जिसके अगेंस्ट करंट मूव कर रहा हो, सिर्फ रेजिस्टर्स ही हैं। तो सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हम नेगेटिव ही लेंगे। यही चार्ज क्यू जब इधर एंटर होगा, इधर से निकलेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी दे के ही निकलेगा। यही चार्ज क्यू जब इधर एंटर होगा, इधर से निकलेगा तो फिर एनर्जी दे के ही निकलेगा। तो सारी पोटेंशियल ड्रॉप्स यहाँ पर नेगेटिव हैं। ठीक है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V3 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V2 है और आखिरी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V1 है। इसका सम हमारे पास 0 होगा। ठीक है, अब सपोज चार्ज Q अगर बैटरी से गुजरा है तो बैटरी ने उसको कितनी एनर्जी देनी है? हमें पता है कि बैटरी जितनी एनर्जी देती है दैट इज गिवन बाय Q चार्ज मल्टीप्लाइड बाय EMF। तो इसकी जगह हम लिख देंगे कि Q मल्टीप्लाइड बाय E, इतनी एनर्जी बैटरी देगी उसको। ठीक है ना, इसको भी आप थोड़ा सा ना मॉडिफाई कर लें, यूं इसको मत लिखिए। हम अभी एनर्जी चेंजेस देखते हैं, आखिर में पोटेंशियल पे आएंगे। ठीक है, QE एनर्जी बैटरी ने इस चार्ज को दे दी। उसके बाद ये चार्ज आ गया इधर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना था? V इज इक्वल टू IR। ठीक है ना, IR3 मैं लिख रहा हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस उसकी R3 है। तो चार्ज Q जब यहाँ से गुजरेगा तो कितनी एनर्जी लेके जाएगा? Q टाइम्स V3। ठीक है ना, एनर्जी जब एक चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट पर गया है, कितनी एनर्जी लूज करेगा? उस चार्ज का मैग्नीट्यूड लें, उसको मल्टीप्लाई करते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान के पोटेंशियल डिफरेंस से। तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V3 है, चार्ज Q एंटर हुआ तो यहाँ पे इतनी एनर्जी लूज कर देगा। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पर अगला पोटेंशियल जो है एनर्जी लॉस हमने देखा माइनस Q V3, या V3 की जगह मैं IR3 लिख रहा हूँ। आगे जब वही चार्ज यहाँ पे एंटर होगा तो इतना पोटेंशियल ड्रॉप के क्रॉस जब ये चार्ज Q जाएगा, इतना पोटेंशियल ड्रॉप है IR2, तो एनर्जी लूज करेगा Q मल्टीप्लाइड बाय IR2। उसके आगे जाएगा, इधर कितनी एनर्जी लूज करेगा? Q मल्टीप्लाइड बाय IR3।
इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, सारी एनर्जी चेंजेस का सम 0 हो जाएगा। पूरी की पूरी इक्वेशन को क्यू पर डिवाइड कर दें, इसको क्यू पे डिवाइड करेंगे जवाब ई आ जाएगा, इसको क्यू पे डिवाइड कर देंगे जवाब IR3 आ जाएगा, इसको क्यू पे डिवाइड करेंगे जवाब आएगा IR2, इसको करेंगे तो IR1 आ जाएगा। ठीक है, बराबर है 0। IR3 की बजाय आप V3 लिख दें, इसकी बजाय आप V2 लिख दें, इसकी बजाय आप V1 लिख दें। ये हमारे पास एग्जैक्टली वही बात दोबारा आ गई है जो हमने इस फॉर्मूले से इस डेफिनेशन में पढ़ी थी। ठीक है ना, डेफिनेशन के मुताबिक सारी की सारी पोटेंशियल चेंजेस का सम 0 होता है। हमने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखा बाय इमेजिनिंग अ चार्ज Q दैट इज़ फ्लोइंग अक्रॉस ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स। तो हमारी जनरल सेंस, कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ठीक है तो बैटरी जितनी एनर्जी इस चार्ज को देगी, चार्ज उसमें से कुछ इधर लूज़ करेगा, कुछ इधर लूज़ करेगा, कुछ उधर लूज़ करेगा, और बैटरी जितनी एनर्जी, सपोज बैटरी उसको 100 जूल देती है, तो यहाँ पर जितनी एनर्जी लूज़ करेगा E1 E2, जितनी एनर्जी इधर लूज़ करेगा, जितनी एनर्जी इधर लूज़ करेगा, वो भी उसका सम भी 100 जूल ही होना चाहिए। ठीक है ना, 100 जूल लेगा, 20 इधर दे दी, 60 इधर दे दी, 20 उधर दे दी, उतनी ही लूज़ करेगा जितनी लेके गया था। इसका मतलब है जितना अगर हम सारों को ऐड करेंगे तो जवाब 0 आएगा। वो पॉजिटिव 100 है, ये -20, -60, फिर -20, तो जवाब 0 आ जाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई की। हमने कहा बैटरी ने इतनी एनर्जी दी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमने इसको ये वाली पहली इक्वेशन बनाई है। ठीक है, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ किया और हमने ये इक्वेशन बना ली। फिर हमने कहा कि बैटरी में जब वो चार्ज इधर फ्लो करेगा इस रजिस्टर में से तो इतनी एनर्जी लूज़ करेगा, जब चार्ज इस रजिस्टर पे आएगा तो इतनी एनर्जी लूज़ करेगा, चार्ज उस आखिरी रजिस्टर पर जाएगा तो इतनी एनर्जी लूज़ करेगा, और इन सारों का सम 0 होना चाहिए। और उसको हमने जब सॉल्व किया तो आखिर में हमारे पास इक्वेशन आ गई कि ठीक है, एनर्जीज़ का सम 0 होना चाहिए। आप पोटेंशियल, आप एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये बात तो कह रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप्स का सम भी 0 ही होगा। यही बात कर्चोफ्स वोल्टेज लॉ कहता है। तो हमने प्रूव कर दिया कर्चोफ के वोल्टेज लॉ का। सो वी कैन से दैट कर्चोफ्स का जो वोल्टेज लॉ है, इट इज़ बेसिकली नथिंग बट सिंपली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन हम देख लें कि ये यूज़ कैसे होता है। उससे पहले हमें साइन कन्वेंशंस पता होने चाहिए कि कब कब पोटेंशियल ड्रॉप के साथ पॉजिटिव साइन लगाना है, कब कब पोटेंशियल ड्रॉप के साथ नेगेटिव साइन लगाना है। बैटरी और रेजिस्टर के केस में ऑपोजिट होता है। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स में चार्ज एंटर हुआ है, हाई पोटेंशियल वाले एंड पे एंटर हुआ है, लो पोटेंशियल वाले एंड से निकला है, ठीक है ना, तो एनर्जी ऑब्वियसली ये बैटरी को दे के जाएगा। ठीक है ना, बैटरी से एनर्जी ले लेगी। ये तब केस होगा जब बैटरी चार्ज हो रही है, जैसा कि हमने ऊपर एक सर्किट सॉल्व किया है। तो उस केस में बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप विल बी नेगेटिव। अगर हम इस तरह से मूव कर रहे हैं कि चार्ज अंदर एंटर हुआ है बैटरी के और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकला है, हायर पोटेंशियल एंड से निकला है, तो बैटरी से कुछ ना कुछ एनर्जी लेके जाएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द बैटरी विल बी पॉजिटिव। ठीक है, रजिस्टर के लिए अगर हम करंट की एक डायरेक्शन अज्यूम कर लें कि करंट इस डायरेक्शन में जो हमने सेट की है करंट की डायरेक्शन, अगर हम उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे अक्रॉस द रजिस्टर ड्यूरिंग सॉल्विंग अ सर्किट, जैसा कि हम आगे भी देखेंगे, तो जो है पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होगा, क्योंकि करंट जैसे ही इसमें से फ्लो करेगा, आप यहाँ से कोई एक चार्ज Q उठा लें, उसकी एनर्जी देखें, और यहाँ से बीच में से कोई एक चार्ज Q, वही उतना ही चार्ज Q उठा लें, उसमें एनर्जी देखें, तो यहाँ से जो आप चार्ज उठाएंगे उसकी एनर्जी जो है वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू जो आपने यहाँ से उठाया जी। इस वाले चार्ज की एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो चार्ज जब एंटर हो रहा था तो उसमें एनर्जी ज़्यादा थी, कुछ ना कुछ इधर डिसिपेट की। उस साइड से जब चार्ज आप उतना ही लेंगे तो उसमें एनर्जी आपको कम मिलेगी। तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी डिवाइड कर देंगे, उसमें उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो जवाब हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। आपने कम वाली एनर्जी से ज़्यादा वाली एनर्जी माइनस कर दी। लेकिन अगर आप उधर से यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है लेकिन आप मूव इस तरफ कर रहे हैं वाइल सॉल्विंग अ सर्किट, तो अब वही बात है कि आप यहाँ से ये इनिशियल एनर्जी यहाँ से उठाएं तो यहाँ पर कम एनर्जी वाला चार्ज मिलेगा ना, क्योंकि करंट तो उधर जा रहा है, और यहाँ से अगर चार्ज उठाएं तो यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी वाला चार्ज मिलेगा, क्योंकि करंट की वही डायरेक्शन है। करंट की डायरेक्शन आपने चेंज नहीं की, आप बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर रहे हैं कि इनिशियल पॉइंट इसको ले रहे हैं, फाइनल पॉइंट इसको ले रहे हैं, आप इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब आप ज़्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू माइनस करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, अब इस केस में पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है,
ऐसा हम करते बहुत कम ही हैं। हम करंट के अलॉन्ग ही मूव करते हैं हमेशा। रजिस्टर के में अगर मूव करना है तो रजिस्टर में करंट के ऑपोजिट मूव नहीं करना होता, तो हमेशा मोस्टली रजिस्टर के अक्रॉस आपको नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप ही मिलेगा। लेकिन आपको ये पॉइंट पता ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। अब हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करके देखते हैं इस सर्किट में। इस सर्किट में हमने क्या करना है, फाइंड करंट थ्रू ईच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टेंसेज। यहाँ से आगे जो हम पढ़ेंगे वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। हमारे सिलेबस में ऑल्दो किरचॉफ्स के लॉज एज सच शामिल नहीं हैं, लेकिन स्टिल एक सर्किट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको किरचॉफ्स के लॉ जरूर आना चाहिए। तो इससे पहले तक हमने जितना पढ़ा किरचॉफ्स के लॉज के बारे में कि करंट लॉ क्या कहता है, वो आपने समझ लिया, आपको पता भी चल गया किस तरह से अप्लाई करना है। आपने ये भी देख लिया कि करंट वोल्टेज लॉ क्या कहता है, उसके साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं, उतना काफ़ी है बेस लेवल तक। इससे आगे हम कुछ जो कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करने वाले हैं, ये ज़रूरी नहीं है, अगेन ये हम थोड़ा सा एडिशनल पढ़ रहे हैं जो हम आखिरी 10 मिनट में पढ़ते हैं। तो अगर कोई इससे पहले तक लेक्चर स्टॉप करना चाहता है, स्टिल यू कैन सॉल्व ऑल ऑफ द पास्ट पेपर्स दैट हैव बीन आस्क्ड अंटिल नाउ, ठीक है ना। इसकी ये हम थोड़ा सा लेवल अप कर रहे हैं, तो अगर किसी ने अभी भी आगे लेक्चर देखना है तो ज़रूर आप देखिए। इसमें हम ये सर्किट सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग अ सर्किट विद मोर देन वन लूप्स। इससे पहले हमारे पास क्या थी, एक ही लूप थी, अब हमारे पास दो लूप्स हैं। एक लूप ये हो गई है, ठीक है, एक लूप ये हो गई है। तीन बैटरीज हैं, तीन रजिस्टर्स हैं, तीनों बैटरीज और तीनों रजिस्टर्स की वैल्यूज भी हमें दी गई हैं। तो इस केस में हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ लूप्स देखने हैं। दो लूप्स हैं, हर लूप में कोई ना कोई एक करंट आपने इमेजिन कर लेना है, लेकिन शर्त ये है कि अगर आपने एक करंट क्लॉकवाइज लिया है, दूसरा करंट भी क्लॉकवाइज लें। अगर आप ये वाला करंट एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहते हैं तो ये वाला करंट भी आपको एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। सो पहला रूल क्या है कि करंट डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू ऑल द लूप्स शुड बी सेम, ठीक है। तो हम सपोज यहाँ पर क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन हम ले रहे हैं, ठीक हो गया। अब हम पहले इस लूप को सॉल्व करते हैं, इस लूप के ऊपर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो E3 यहाँ पर क्या होगा, चार्ज Q यहाँ से एंटर होगा, इधर से निकलेगा, तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा। अब ये चार्ज इधर से बहता बहता इधर आ गया। अब हम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव हो जाएगा। ये बैटरी लोड के तौर पे काम करेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर -E2 लिख दिया। अब आगे करें थोड़ा सा, अब हम इस रजिस्टर में जा रहे हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं। इसको हम अज्यूम कर लेते हैं I2, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं I1। ये है R1, ये है R2, ये है R3, ठीक है। अब R2 में I2 वाला करंट डाउनवर्ड है, I1 वाला करंट अपवर्ड्स है, ठीक है। तो नेट करंट क्या होगा, हम अभी इस लूप के अंदर हैं तो हम I2 को पहले रखेंगे, ठीक है ना। हम कहेंगे कि नेट करंट जो है I2 माइनस I1 है जो इस रजिस्टर में से गुजर रहा है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद रेजिस्टेंस ऑफ दिस R2। ये हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप हो गया है इसके अक्रॉस, ठीक है। और ये नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो हम यहाँ पर इसके साथ माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। V इज इक्वल टू आई आर किया है। अब I जो है वो I2 माइनस I1 है, R वैसे का वैसे R2 है, और नेगेटिव ये पोटेंशियल ड्रॉप है। अब जब हम यहाँ पर आएंगे, अगेन हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप होगा। करंट क्या है, I2 है, मल्टीप्लाई करेंगे IR3 से। अब ये सारे के सारे पोटेंशियल ड्रॉप्स हमने जो हैं वो क्या कर लिए हैं, निकाल लिए हैं, ठीक है। सही हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये सारा का सारा वैल्यू जो है बराबर हो जाएगी आपके पास 0 के। अब जी E3 क्या है, 50 वोल्ट्स, E2 क्या है, 60 वोल्ट्स, माइनस I2 माइनस I1, ये भी आपको नहीं पता, I2 माइनस I1। R2 क्या है, 30 ओम्स, माइनस I2 हमें नहीं पता। R3 क्या है, 15 ओम्स, इज इक्वल टू 0, ठीक है। 50 माइनस 60 माइनस 10 आ जाएगा। 30 को इधर से मल्टीप्लाई करें, माइनस 30 I2, फिर माइनस 30 को माइनस I1 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 30 I1 आएगा, फिर माइनस 15 I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करें, माइनस 10 I2 वाली और I2 वाली टर्मिनोलॉजी ऐड हो जाए तो माइनस 45 I2 प्लस 30
I1 इज इक्वल टू 0। इसको हम किस पर डिवाइड करें तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, 5 पर डिवाइड करें, सारों को 5 पर डिवाइड करें, 5 2s are 10, 5 9s are 45, 5 6s are 30 इज इक्वल टू 0। इसको 5 पर करेंगे 0 जवाब आएगा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, 6I1 माइनस 9I2 इज इक्वल टू 2। ठीक होगा, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को रख के ये बाकी मैं सारी की सारी जो है खिचड़ी डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने दोबारा से इस इक्वेशन को एक मरतबा फिर से सॉल्व करना है फॉर द सेकेंड लूप। अब जी, अब इसको उठा के हम इधर रख देते हैं। ठीक है, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी लूप हम इसको देखते हैं। यहाँ पर भी हमने अगेन उसी डायरेक्शन में ही करंट अज्यूम करना है, I1, यहाँ पर वही I2 ही है। ठीक हो गया, अब इसमें आ जाए, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से करंट निकला, अब इस E2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हम अब उसके नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। सो E2 का वोल्टेज ड्रॉप हमने पॉजिटिव ले लिया। ये करंट जब इधर जाएगा, अब पॉजिटिव तो नेगेटिव जा रहा है टर्मिनल की तरफ, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा नेगेटिव। इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी नेगेटिव होगा। करंट कितना है इसका, I2, रेजिस्टेंस कितनी है, R1 है, R2 है, R3 है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। अब यहाँ पर हमने मेन करंट रखा हुआ है I1, उसके ऑपोजिट वाला करंट है I2। ठीक है ना, ये I2 इधर जा रहा है, I1 ऊपर जा रहा है, तो अब हम I1 माइनस I2 करेंगे। जिस लूप पर हैं उसके करंट को पहले रखना है। ठीक है, तो I1 माइनस I2 मल्टीप्लाइड बाई इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, R2, और ये पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव है तो हमने यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया, ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, E2 क्या है, 60 वोल्ट है, E1 क्या है, 40 है, माइनस I2 हमें नहीं पता, सो I2 R1 क्या है, 10, यानी कि हम इसको 10I2 लिख सकते हैं, 10I2 लिख देते हैं। ठीक है, माइनस यहाँ पर R2 की जगह आप क्या पुट करेंगे, यहाँ पर तो I1 माइनस I2 ही आएगा, R2 की जगह पुट करेंगे 30 ओम्स, ये सारा बराबर है 0 के। 60 माइनस 40 आ जाता है 20, माइनस 10I1, 30I1, माइनस माइनस प्लस 30I2, 0। I1 और I1 वाली टर्मिनोलॉजी को ऐड कर दें, ये 20 हो गया, माइनस 40I1 प्लस 30I2 इज इक्वल टू 0। अब ये सारी की सारी चीज़ें 10 पर डिवाइड हो सकती हैं, 10 पर डिवाइड कर दें, ये 2 आ जाएगा, ये 10 4s are 40, 10 3s are 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3I2 माइनस 4I1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -2। या आप इसका नेगेटिव अगर हटाना चाहते हैं तो आप क्या करें, इधर आप पॉजिटिव 2 लिख दें, इसको प्लस और इसको माइनस कर दें, या इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो 4I1 माइनस 3I2 लिखेंगे आप, 4I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 2। अब ये हमारे पास हो गई है दूसरी इक्वेशन। ठीक है, इसके अलावा मैं ये बाकी सारा कुछ इरेज कर रहा हूँ। अब इन दो इक्वेशंस को यूज़ करके हमने बेसिकली अपना आगे का क्वेश्चन करना है। आगे के क्वेश्चन में हमने आप सिंपली इन इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हमने सॉल्व कर देना है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना इस तरह से कि दोनों में से I1 या I2 वाली वैल्यू जो है वो बराबर हो जाए, ताकि ऐड सब्ट्रैक्ट करते वक्त वो कैंसिल हो जाए। तो इस इक्वेशन को हम इसको ऊपर रखते हैं, 6I1 माइनस 9I2 इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन में से हम क्या करते हैं, नीचे वाली इक्वेशन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए हम I2 वाली टर्म अगर सेम कर लें, इस I2 वाली टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9I2 हो जाए, 3 से मल्टीप्लाई करें। इस पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दें 3 से, 3 4s are 12, 12I1 आ जाएगा, 3 3s are 9, 9I2, ये हमने टर्म सेम कर ली, 3 2s are 6, ये आ गया। अब इन दोनों को आप माइनस कर लें, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। 6 माइनस 12 माइनस 6I1 इज इक्वल टू 2 माइनस 6 माइनस 4 आ जाएगा, ये माइनस से माइनस हट गया। I1 इज इक्वल टू 4/6, यानी कि 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2/3 एम्पियर। ये हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई।
अब इस I1 की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, या इसमें कहीं पर भी आप पुट कर सकते हैं। मैं अभी इसमें पुट करने लगा हूँ, जो छोटी इक्वेशन है उसमें पुट करना बेहतर होता है। ठीक है, ये अब आप इसको 3 से ये मल्टीप्लाई नहीं हुआ, अब सिंपली इस इक्वेशन को लेना है। 4I1, 4 इंटू I1 क्या है 2/3 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 2। ये हो गया 8/3 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3I2 इज इक्वल टू, या इसको 3I2 ही रहने दें, 3I2 इज इक्वल टू 8/3, ये उधर चला गया वो उधर आ गया -2। 3I2 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 2 6 डिवाइडेड बाई 3। 3I2 8 माइनस 6 क्या होता है 2, 2/3, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में, 3 3 9, ये 2/9 एम्पियर हो गया। ठीक है, तो I1 जो था इस सर्किट में, इस पूरे के पूरे उसमें वो है 2/3 एम्पियर, और I2 जो था दूसरी लूप में वो था 2/9 एम्पियर। अब यहाँ पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इस रेजिस्टर में से आप बताएं कि कितना करंट दौड़ेगा, तो फिर आप इन दोनों करंट्स का डिफरेंस मालूम करके इसमें से सब इसमें मालूम करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इस बीच वाले रजिस्टर में एट द सेम टाइम I1 I2 दोनों फ्लो कर रहे हैं, तो आप दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास फिर आ जाएगा जवाब। ठीक है, आगे आ जाए। व्हीटस्टोन ब्रिज, ये भी एक एडिशनल टॉपिक है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। इसका बेसिक्स ओवरव्यू लेंगे, इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं घुसेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना ही करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली क्या होता है, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम 4 रेजिस्टेंसेज जोड़ देते हैं इस तरह से स्क्वायर शेप में, और इसके 2 एंड्स के अक्रॉस हम बैटरी लगा देते हैं। ये बैटरी ई है, ये की है, स्विच है, और बाकी 2 रजिस्टर, बाकी 2 टर्मिनल्स के बीच में, ए और बी के बीच में हमें गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं जो कि करंट को मेजर करता है। और इसका फ़ायदा क्या है, इसमें हम इस तरह से करते हैं कि सपोज एक ये वाले रेजिस्टेंस का हमें वैल्यू नहीं पता, बाकी रेजिस्टेंसेज उसमें बिल्ट इन होती हैं। जो आप रियल व्हीटस्टोन ब्रिज अगर देखेंगे कोई वीडियो वगैरह, 3 रेजिस्टेंसेज उसमें बिल्ट इन होती हैं, और वो तीनों की तीनों वेरिएबल रेजिस्टेंसेज होती हैं, उनकी वैल्यू ऊपर नीचे की जा सकती है। चौथे रेजिस्टेंस की जगह खाली होती है, वहां पर आप कोई भी अननोन चीज़ जोड़ के उसकी रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। टर्मिनल्स निकले हुए होते हैं, और आप कोई भी एक्सटर्नल सर्किट उसकी रेजिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं, उसको आके आप उधर जोड़ दें और फिर आप उसको उसकी रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। विच इज़ बेसिकली यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। और इसको अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम किस तरह से यूज़ करेंगे कि हम ये करते हैं कि 3 रेजिस्टेंसेज हमें पता है, चौथे रेजिस्टेंस हमने आके जोड़ दी, उसकी वैल्यू मालूम करनी है। उसके बाद हम इन 3 रेजिस्टेंसेज को आगे पीछे करते हैं, इनकी नॉब्स घुमाते हैं, इनकी थोड़ी सी बटन छेड़ते हैं, और हम देखते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या है। ठीक है, हम तब तक इन रेजिस्टेंसेज को ऑल्टर करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, जब तक इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 ना हो जाए। ठीक है ना, इस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये ब्रिज जो है अब बैलेंस्ड हो गई है। ठीक है ना, अननोन रेजिस्टेंस लगा के पहले अननोन रेजिस्टेंस लगाएंगे, बटन ऑन करेंगे, की क्लोज करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कोई ना कोई होगी, नॉन जीरो होगी। फिर उसके बाद हम इन रेजिस्टेंसेस को, ये वेरिएबल रेजिस्टेंसेस हैं, इनको वेरी करके देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कैसी आती है। तब तक वेरी करते रहेंगे जब तक गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो 0 नहीं हो जाती। इस कंडीशन में हम कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस हो चुका है। अब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में 2 लूप्स हैं, एक ये लूप है, एक वो लूप है। यहाँ पर भी करंट फ्लो कर रहा है, इधर भी करंट फ्लो कर रहा है। इन दोनों लूप्स के ऊपर करचूस वोल्टेज लॉ अप्लाई किया जा सकता है, और वो अप्लाई करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आता है, वो डेरिवेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज में हम नहीं घुसना चाहते क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये आता है कि एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर R1 और R2 की रेशो वही होती है जो R3 और R4 की रेशो होती है। ठीक है ना, अब हमारे पास ये एक फॉर्मूला आ गया। हमने अब क्या करना है, अननोन रेजिस्टेंस उठानी है, उसके टर्मिनल इधर आके जोड़ देने हैं, बैटरी और गैल्वेनोमीटर की कोई ना कोई डिफ्लेक्शन शो होगी, करंट फ्लो करेगा बटन ऑन करने पर। फिर हम इन वेरिएबल रेजिस्टेंसेस को चेंज करेंगे, जिस वैल्यू ऑफ R1 R2 R3 के ऊपर जाकर ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी। हम कहेंगे अब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया है, और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इस फॉर्मूले को फॉलो करता है। अब हम देखेंगे कि R1 किधर जाके बैलेंस हुई थी, R2 कितनी की थी कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया था, R3 की वैल्यू कितनी चेंज की थी, कहाँ पे आके नॉब रोकी थी कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया था। तो ये तीनों वैल्यू पता होंगी हमें।
R4 अननोन है, तीनों वैल्यूज पता है, R4 कैलकुलेट किया जा सकता है। सो इन दिस वे अ व्हीटस्टोन ब्रिज कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस। एक तो ये है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है। उसके अलावा कुछ सर्किट्स भी ऐसे हैं जो व्हीटस्टोन ब्रिज के तौर पे एक्ट करते हैं, तो उस ऐसे सर्किट्स में हम व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। वो कैसे हम वो आगे देखते हैं। प्रॉपर्टीज कुछ हम व्हीटस्टोन ब्रिज की पढ़ लें, उन्हीं की एप्लीकेशन हम देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी ये है कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में, ठीक है ना। और ऐसा भी होता है कि आप R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, या अगर आप इन दोनों का रेशो लें तो वो भी इन दोनों के रेशो के बराबर होगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से रेशो लें, जैसे भी रेशो लें, एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हर हिसाब से इसको सेटिस्फाई करती है। बस एक चीज आपने नहीं करनी, आपने इन दोनों का रेशो नहीं ले लेना, तो वो इन दोनों के रेशो के बराबर नहीं आएगा आपके पास, ठीक है ना। R1/R4 इज नॉट इक्वल टू R3/R2, ये यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है ना। या तो इन दोनों का रेशोज लें या फिर इन दोनों के रेशोज लें, वो आपके पास सेम ही आएंगे। दूसरी जो व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन है जो हम सर्किट्स में आगे यूज करेंगे, वो ये है कि एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वानोमीटर जिन दो पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है और इधर लगा हुआ है, इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, ठीक है ना। जितना पोटेंशियल यहाँ पर है उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर है। हमने बैलेंस इस तरह से किया है कि यहाँ पर आते आते चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वही चार्ज का पोटेंशियल इधर होता है, तो इसलिए गैल्वानोमीटर में से करंट को फ्लो करने की कोई रीजन नहीं मिलती, ठीक है ना। दो एंड्स के बीच में करंट तभी फ्लो करेगा, नीचे या ऊपर। ऊपर तब जाएगा जब यहाँ पर हाई पोटेंशियल होगा, वहां पर लो पोटेंशियल होगा। ऊपर से नीचे तब आएगा जब यहाँ पर हाई पोटेंशियल होगा, यहाँ पे लो पोटेंशियल होगा। लेकिन गैल्वानोमीटर के दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल जीरो हो जाता है, बैलेंस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में, तो इसीलिए गैल्वानोमीटर की रीडिंग जीरो हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट को हम आगे यूज करेंगे। एक और तीसरी जो प्रॉपर्टी है व्हीटस्टोन ब्रिज की, वो ये है कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर आप अगर गैल्वानोमीटर और बैटरी की पोजीशन चेंज कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता गैल्वानोमीटर की रीडिंग के ऊपर। यानी कि अब आप या क्या करें, ये गैल्वानोमीटर यहाँ से उड़ा दें, इसको यूँ जोड़ दें, यहाँ पर बीच में गैल्वानोमीटर इन दो पॉइंट्स के बीच में जोड़ दें, और ये जो बैटरी है ये भी यहाँ से हटा दें, इस बैटरी को इन दो पॉइंट्स के बीच में जोड़ दें। ये यहाँ पर क्या है, की है। अब आपने बैटरी को क्या कर दिया, इन दो पॉइंट्स के बीच में जोड़ दिया यहाँ पे, यानी कि पोजीशन स्विच कर दी। तो अब भी आप देखेंगे कि इस गैल्वानोमीटर की जो वैल्यू है वो वही रहेगी, बैलेंस्ड वाली जीरो रहेगी, ठीक है ना। बैलेंस करके उसके बाद पोजीशन स्विच कर दी तो वैल्यू सेम रहती है, ठीक हो गया। अब हम इसकी एक एप्लीकेशन देखने वाले हैं और उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको ख़त्म करने वाले हैं। उससे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज की मुख्तलिफ फॉर्म्स देख लें। लाजमी नहीं है कि व्हीटस्टोन ब्रिज आपको इस किस्म की बनी बनाई प्लेट में दी जाए, उसकी शक्ल चेंज करके भी आपको दिया जा सकता है। आपने पहचानना ज़रूर है कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है या नहीं है। तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है ना। इसमें भी एग्जैक्टली वही अरेंजमेंट है, R1 है, R3 है, R2 है, R4 है, और बीच में इन दो पॉइंट्स के बीच में एक R5 है, ठीक है ना। और अगर हम R1, R3, R2, R4 को इस तरह से बैलेंस करें कि इस पॉइंट A के ऊपर पोटेंशियल भी वही हो जो इस पॉइंट B के ऊपर है, तो इस R5 में से कोई भी करंट ना नीचे से ऊपर जाएगा ना ऊपर से नीचे जाएगा। तो ये भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। आपको इस किस्म के अरेंजमेंट दे के अगर कहा जाए कि R1 और R3 का जो रेशो है वो बराबर है R2 और R4 के, और आप बताएं कि करंट थ्रू दिस R5 कितना होगा, तो आपने कुछ भी सॉल्व नहीं करना। आपको वैल्यूज दी हुई हैं, पोटेंशियल दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, आपने उन कॉम्प्लेक्सिटी में घुसना ही नहीं। आपने डायरेक्ट कह देना कि भाई साहब करंट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसी है, तो इसीलिए इस केस में भी इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल है ही नहीं डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस, तो R5 में से कोई करंट नहीं दौड़ेगा। तो लगते ये बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन हैं, लेकिन उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। इसी तरह से ये वाले नीचे वाली जो है वो डायग्राम है वो भी एग्जैक्टली वैसे ही है, उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया गया है, ठीक है ना। एक बीच में R5 ये गैल्वानोमीटर वाली जगह पे है, उसके दो पॉइंट्स के बीच में यहाँ पर दो रेजिस्टेंसेस हैं, और दूसरे दो पॉइंट्स के बीच में यहाँ पर दो रेजिस्टेंसेस हैं। जैसा कि यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर दो रेजिस्टेंसेस होती हैं
और दूसरे पॉइंट के बीच में वही दूसरी तरफ दो रेजिस्टेंसेज होती हैं, और इन यहाँ से और यहाँ से एक एक पॉइंट बाहर से बैटरी को जा रहा होता है। वही काम यहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर एक एक पॉइंट बाहर बैटरी को जा रहा है। तो ये वही अरेंजमेंट है एग्जैक्टली, थोड़ी सी ट्विस्ट करके दे दी गई है। यहाँ पर भी अगर आपको कहा जाए कि इन दोनों की रेशो और इन दोनों की रेशो बराबर है, और आपसे कोई पूछे कि इसमें से करंट कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, करंट 0 होगा R5 में से। ये भी वैसी ही अरेंजमेंट है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, आसान सी, इसको पहचानना ईजी है, ठीक है ना। बीच में वो गैल्वानोमीटर वाली जगह है, यहाँ पर दो रेजिस्टेंसेज, यहाँ पर दो रेजिस्टेंसेज, और यहाँ से वोल्टेज का पॉइंट। ये भी वैसे ही अरेंजमेंट है। यहाँ पर थोड़ा सा पहचानना इसको मुश्किल है। यहाँ पर भी देखें R5 बीच में है, इसके दो पॉइंट्स में दो रेजिस्टेंसेज हैं, जैसा कि यहाँ पर दो पॉइंट्स पर दो रेजिस्टेंस लगा देते थे, और उसी दो पॉइंट पर ये दोनों रेजिस्टेंसेज भी हैं, ठीक है ना, जैसा कि यहाँ पर है। फिर हम इस यहाँ से भी एक पॉइंट लेते थे, यहाँ से भी एक पॉइंट लेते थे, तो हमने यहाँ से भी एक पॉइंट ले लिया, दूसरा उधर से भी एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे हमने बीच में बैटरी लगा देनी है। तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। यहाँ पे भी अगर आपको कोई कहे कि वैल्यूज़ दे दे इनकी, और वो वैल्यूज़ बैलेंस वाली हों, रेशो सेटिस्फाई हो रही होती हो, और आपसे इसका करंट पूछा जाए, तो फिर आप करंट इसका 0 ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब इसमें आप कहेंगे कि सर बीच में ना तो गैल्वानोमीटर लगा हुआ है, ना रजिस्टर लगा हुआ है, बेशक ना लगा हुआ हो, लेकिन स्टिल इस किस्म का अगर आपको आ जाता है सर्किट। अब इसमें देखें आप, ये भी इनका भी रेशो 2/2 है, इसका भी रेशो 2/2 है। तो अगर आपको कोई पूछे कि ए और बी के बीच में अगर हमें कोई कुछ सर्किट लगा दूं, तो उस सर्किट में कितना पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, तो आप कहेंगे कि 0 मिलेगा, क्योंकि ए और बी दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की एग्जांपल है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। अब इसको अगर आप रियल में सॉल्व करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप पहले करंट मालूम करेंगे, नेट रेजिस्टेंस मालूम करके I इज इक्वल टू V/R, ये V लेंगे, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस की सर्किट सॉल्व करके लगाएंगे, आपके पास आ जाएगा कि करंट कितना है यहाँ पर। फिर आप देखेंगे कि ऊपर इधर करंट कितना है, इधर करंट कितना है, फिर आप इसका पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे, फिर इसका पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे, फिर आप देखेंगे कि इसके पोटेंशियल ड्रॉप के बाद यहाँ पर कितना पोटेंशियल आता है, फिर इसके पोटेंशियल ड्रॉप होने के बाद इधर कितना पोटेंशियल आता है। उन दो वैल्यूज़ को आप आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास फिर जवाब आएगा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ये लंबा काम करने से पहले आपने ये देख लेना है कि कहीं ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है, जो कि ये है। अब यहाँ पर देखें, इन दो रेजिस्टेंस और इन दो रेजिस्टेंस का रेशो लें 8/6, और उसका रेशो क्या है 4/3, ठीक है ना। 2 4s are 8, 2 3s are 6, रेशो सेम है। तो मतलब है ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज के तौर पे एक्ट करेगा। और आपने विदाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन ये पता लगा लिया कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 0 है, ठीक है। इस किस्म का एक और क्वेश्चन भी हम कल सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम देखेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज अगर ना हुआ तो फिर कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने कह दिया कि पहले आपने देखना है कि कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है, रेशो सेम आ रही है, आपने अंधाधुंध बगैर देखे आंसर 0 लगा देना है। कल हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें ये वैल्यूज़ सॉल्व नहीं होंगी, सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इस रिलेशन को आपस में बराबर नहीं होंगे रेशोज़, फिर वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। फिर आपको जैसा कि मैंने अभी तरीका बताया कि पहले करंट मालूम करना है, वोल्टेज मालूम करके पोटेंशियल ड्रॉप निकाल के, फिर आपने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट्स ए और पॉइंट बी के दरमियान कैलकुलेट करना है। तो वहाँ पर आपको फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा और काफ़ी लंबा काम होगा, वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप आज के लेक्चर में जो जो बातें हमने की उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र है, उसको मैंने ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बच्चों को पता नहीं होता। वो पढ़ तो लेते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मतलब है इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर क्यों करते हैं हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तब क्यों होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। तो वो पॉइंट आज आपने इसमें क्लियर कर लिया। अगर नहीं हुआ तो फिर से आप पूछें, हम इंशाल्लाह फिर से आपको वो पॉइंट क्लियर कर देंगे, ठीक है। आई होप यहाँ पर बेस्ट क्लियर हो गया है। और उसके बाद एक और पॉइंट के जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र डिसिपेशन होती है रेजिस्टेंस में, बैटरी उससे डबल दे रही होती है, बैटरी जितनी दे रही होती है उसका हाफ मैक्सिमम पावर उधर डिसिपेट हो रहा होता है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी भी 50% ही है उसकी। ये वाला पॉइंट भी हमने क्लियर किया, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद करशूफ करंट लॉ और वोल्टेज लॉ और उसकी एप्लीकेशन देखी, जो कि सारी की सारी जितनी हमारे MD कैट लेवल पर ज़रूरी है उसको देख लिया। थैंक यू सो मच लेक्चर को सुनने के लिए, गौर से सुनने के लिए। इसके नोट्स बना लें, असाइनमेंट कीजिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसमें हम सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे रेजिस्टर्स के,
और पावर डिसिपेशन हम देखेंगे कि पावर्स किस तरह से सीरीज और पैरेलल में ऐड होती हैं, एंड कौन सा बल्ब ब्राइट ग्लो करेगा, कौन सा कम ब्राइट ग्लो करेगा, ये भी हम देखेंगे, इस किस्म के प्रॉब्लम्स भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको कामयाब करे, मेहनत कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज़।